दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं 9 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो यहां पर दिए गए। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टडी 91 के द्वारा दोस्तों किताबें भी लॉन्च की गई, जिसमें लेखपाल परीक्षा के लिए दोस्तों ये 4 किताबें हैं जो आपके लिए तैयार की गई हैं। निश्चित रूप से दोस्तों आपकी परीक्षा में बहुत सारे सवाल इन किताबों से आने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल। आप इन किताबों को अपने नियर बाई बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं, या अगर आपको किसी तरह की परेशानी है, समस्या है, आपको नहीं पता है कि किताब कहां मिलती है, तो आप हमारे वेबसाइट पर आकर बुक शॉप को सर्च भी कर सकते हैं। यानी कौन सी बुक शॉप पर किताबें मिल जाएंगी, कौन से जो है शहर में किताबें रखी गई, वो सभी डिटेल भी आपको दिए गए हैं। या और भी ज्यादा सहयोग के लिए दोस्तों हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन पर ये किताबें ऑनलाइन भी अवेलेबल कराई गई हैं, जो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो किताबें आपके घर तक दी जाएंगी। अच्छा, एक बात और याद रखें, आपको किसी भी तरह के अलग से कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। कोई डिलीवरी चार्ज, कोई शिपिंग चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ जो किताब का दाम है, जो मूल्य है, वही मूल्य आपको देना है। ठीक है, तो एक काफी अच्छा दोस्तों ये चीज है। आप आइए देखिए। बाकी स्टडी 91 की टीम के द्वारा दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के सवालों को। जरा ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर। किस पर? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर। सवाल ही बन जाता दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है। तो याद रखिएगा, हर साल 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। एक बात और बताइए मुझे, अगर सवाल ये बने कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो क्या बताएंगे? बताइए, राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? अगर सवाल ये बन जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा यह मनाया जाता है 13 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सरोजनी नायडू जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, सरोजनी नायडू जी के जीवन से दोस्तों ये संबंधित है 13 फरवरी को, इसीलिए हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए आज का सवाल क्या कह रहा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने क्या किया वर्ष 2020 के लिए और वर्ष 2021 के लिए दोस्तों क्या किया? कुछ नारी शक्ति पुरस्कार घोषित किया है। ये पुरस्कार कितने हस्तियों को दिया जा रहा है जरा समझिएगा। कितने हस्तियों को क्या दिया जा रहा है? नारी शक्ति पुरस्कार दिया जा रहा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां हस्तियों की संख्या है 29। जी हां दोस्तों, अगर हस्ती मतलब क्या होता है? लोग। 29 लोगों को दोस्तों यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अगर हम बात करें वर्ष 2020 की, ठीक है, तो वर्ष 2020 में ध्यान दीजिएगा 14 अवार्ड दिए जाएंगे, 14 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। और वर्ष 2021 के लिए भी 14 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। 14 और 14 मिलाकर कितने होते हैं दोस्तों? 28 होते हैं। जी हां दोस्तों, अगर हम यहां पुरस्कारों की बात करेंगे तो याद रखेगा कुल 28 अवार्ड दिए जाएंगे, वितरित किए जाएंगे। कुल 28 अवार्ड 29 हस्तियों को दिए जाएंगे। ठीक है, लोग कितने होंगे? तो याद रखेगा लोग होंगे 29 है, लेकिन अवार्ड होगा 28। अवार्ड कितने होंगे? 28 अवार्ड होंगे। यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, यह सवाल आपको ध्यान रखना है। बहुत कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को समझ में आएगा कि 28 कर लें। याद रखेगा पुरस्कार तो 28 हैं, 14 और 14 दोनों सालों के लिए, लेकिन हस्तियां कितनी हैं? 29 हैं। इसके पहले दोस्तों 29 पुरस्कार और भी दिए गए थे। किसको दिए गए थे दोस्तों? आपको मैंने बताया था प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। कौन सा? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। याद रखेगा बाल पुरस्कार, याद रखेगा बाल पुरस्कार, यह भी 29 लोगों को दिया गया था, जिसमें 15 बॉयज थे और 14 गर्ल्स थी। ठीक है, यह भी आप याद रखेगा। यह भी आपके लिए मतलब कुछ दिनों पहले सवाल आया था, बट याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों जो डिटेल है वो दिया गया है यहां पर कि कैसे इन पुरस्कारों को वितरित किया जा रहा है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, यह भी याद रखेगा। प्लस मोदी जी दोस्तों जाकर के सभी महिलाओं से उन्होंने मुलाकात भी किया, यह भी याद रखेगा इस सम्मेलन में आकर के। ठीक है, चलिए मैं कुछ बताता हूं आपको अच्छी चीजें, जो डिटेल शायद आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, तो याद रखेगा साल 2020 के लिए जो नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, अच्छा दोनों वर्षों के लिए याद रखेगा उत्तर प्रदेश से एक महिलाओं को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश से एक महिला को नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और एक महिला को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 दिया गया, यह भी याद रखेगा। ठीक है, यहां उत्तर प्रदेश को 2020 में जो दिया गया, इनका नाम है आरती राणा। क्या नाम है?
याद रखेगा, इनका नाम है आरती राणा। आरती राणा को दोस्तों दिया गया। चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि करके। अनीता गुप्ता, अनीता गुप्ता दोस्तों बिहार की रहने वाली हैं और सामाजिक उद्यमशीलता के लिए दोस्तों इन्हें पुरस्कृत किया गया है। उषाबेन दिनेश भाई बशावा, ये गुजरात की रहने वाली हैं, जैविक किसान और जनजातीय स्वयंसेवी के लिए इन्हें दिया गया। नासिरा अख्तर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, इनको नॉनमेश पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया। संध्याधर भी दोस्तों जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, यह भी एक समाज सेविका है, इन्हें दिया गया। निवृत्ति राय जो कि कर्नाटक की रहने वाली दोस्तों कंट्री हेड इंटेल इंडिया हैं, इनको चुना गया है। ठीक है। टिफेनी ब्रार दोस्तों एक केरल राज्य से हैं, एक समाज सेवी हैं और दृष्टि बाधितों के लिए दोस्तों एक कार्य करती हैं। ठीक है, टिफेनी ब्रार, तो उन्हें चुना गया। पद्मा यांगचान जो कि लद्दाख की रहने वाली हैं, लद्दाख क्षेत्र में इन्होंने भूली बिसरी पाक कला शैली और वस्त्र शैली दोस्तों, पाक कला शैली एक तरह की कढ़ाई से संबंधित शैली दोस्तों, याद रखेगा, उसको जीवंत किया है, इसलिए दोस्तों इन्हें भी चुना गया है। जोधैया बाई बैगा, बैगा जनजाति दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, याद रखेगा, जनजातीय बैगा चित्रकार हैं, फेमस चित्रकार हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए इन्हें दिया गया। सायली नंद किशोर अगवाने, ये महाराष्ट्र से हैं, याद रखेगा, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक कथक नृत्यांगना है दोस्तों, याद रखेगा। कथक जो नृत्य दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसे भी याद रखेगा। वनिता जगदेव बोराडे, ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में हैं और सांपों को बचाने वाली दोस्तों ये पहली महिला बचावकर्ता हैं, तो इन्हें भी चुना गया। मीरा ठाकुर जो कि पंजाब से हैं, याद रखेगा, सिक्की ग्रास कलाकार हैं, इन्हें चुना गया। जया मुथु तेजम्मा, संयुक्त रूप से दोस्तों इन्हें दिया गया। जया मुथु एक अलग महिला है, तेजम्मा एक अलग महिला है दोस्तों। तो जो आप पढ़ रहे थे ना कि 28 पुरस्कार 29 हस्तियां, 29 कैसे हो गया, यहीं से दोस्तों 29 हो गया है, याद रखेगा। जया मुथु और तेजम्मा ये संयुक्त रूप से दोस्तों दोनों लोगों को चुना गया। दोनों लोग दोस्तों तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। एक कलाकार है, टोडा कलाकार है, टोडा जनजाति दोस्तों, आपसे सवाल पूछा जाता है कि टोडा जनजाति कहां से बिलोंग करती हैं, तो याद रखेगा वो तमिलनाडु की जनजाति है। ठीक है। इसी तरह ईला लोध, ईला लोध का नाम दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी। लास्ट का 3 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ईला लोध क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे पुरस्कार में 2020 और 2021 मिलाकर के सिर्फ ईला लोधी एक ऐसी महिला हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। ये अब जीवित नहीं दोस्तों, त्रिपुरा की रहने वाली हैं, ये प्रसूति विज्ञानी हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, है नहीं थी, याद रखेगा, इन्हें दिया गया। नाम क्या है, ईला लोध नाम है। ठीक है, क्योंकि मरणोपरांत दिया गया है, सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 बहुत सोच समझ के करंट अफेयर की क्लास बनाता है, बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों, विश्वास कीजिए। ऐसे जब एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना, ऐसी कोई साइट, ऐसा कोई चैनल नहीं बचता है जो मेरे निगाह से परे हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैं खुद से बनाता हूं, ऐसा नहीं कि मेरे पास टीम लगी और मैंने बोल दिया कि भाई बना के दे दो, कुछ भी जाके पढ़ा दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, रिसर्च करना पड़ता है दोस्तों, बहुत ही शानदार से है। ठीक है, आरती राणा दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, ये हथकरघा बुनकर और शिक्षक हैं दोस्तों, इसलिए इन्हें चुना गया। तो नारी शक्ति पुरस्कार ये टोटल 14 लोग हैं दोस्तों, याद रखेगा, जिसमें से ईला लोध जो त्रिपुरा की रहने वाली, मरणोपरांत इन्हें दिया गया, एक डॉक्टर थी, याद रखेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 14 लोग हो गया। आगे देखिए 2021 के लिए जो नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, उसमें अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश से कौन है, तो इसके 2020 वाले में आरती राणा थी और यहां पे नीरजा माधव का नाम याद रखेगा। किसका नाम, नीरजा माधव का नाम याद रखेगा दोस्तों। नीरजा माधव यहां पर उत्तर प्रदेश की हैं, जो कि जिन्हें 2021 वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। आइए देखते हैं सतुपति प्रसन्ना दोस्तों आंध्र प्रदेश की रहने वाली भाषा विज्ञानी है। ठीक है, तागे रीता ताके ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, एक बहुत फेमस उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। मधुलिका रामटेक दोस्तों छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, एक समाज सेवी हैं। निरंजना बेन मुकुल भाई कार्तली ये गुजरात की हैं, याद रखेगा, लेखिका और शिक्षा शास्त्री हैं। पूजा शर्मा दोस्तों हरियाणा से हैं, किसान हैं और साथ ही साथ उद्यमी भी हैं। अंशुल मल्होत्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, ये बुनकर उद्योग से संबंधित हैं। ठीक है, शोभा गस्ती ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, ये क्या है दोस्तों, यह भी एक समाज सेवी हैं जो देवदासी प्रथा उन्मूलन के लिए दोस्तों कार्य कर रही थी। ठीक है, देवदासी प्रथा उन्मूलन के लिए इन्होंने कार्य किया है। राधिका मेनन दोस्तों एक केरल से हैं, ये कप्तान है मर्चेंट नेवी में, याद रखेगा, और इनको असाधारण वीरता के लिए पुरस्कृत भी किया जा चुका है और ऐसे में पहली महिला भी रही है। ठीक है, तो इन्हें भी रखा गया है। कमल कुंभार नाम है दोस्तों अगला, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, सामाजिक उद्यमी हैं। श्रुति महापात्रा ये उड़ीसा की रहने वाली हैं, दिव्यांगजन अधिकारकर्ता
अधिकार कार्यकर्ता है दोस्तों। बैतुल बेगम दोस्तों राजस्थान की रहने वाली, मांड और भजन लोक गायन में इनका नाम है। तारा रंगास्वामी दोस्तों तमिलनाडु से हैं, मनोचिकित्सक हैं और शोधकर्ता हैं। और नीरजा माधव मैंने बता ही दिया आपको, उत्तर प्रदेश से हैं, ये हिंदी लेखिका हैं और ट्रांसजेंडरों और तिब्बती शरणार्थियों के लिए इन्होंने बहुत सारा काम भी किया है। नीना गुप्ता दोस्तों वही नाम है जिन्हें अभी हाल ही में रामानुजन पुरस्कार दिया गया, याद रखेगा, गणितज्ञ हैं और पश्चिम बंगाल से हैं, यह भी आप याद रखेंगे। तो 2020 और 2021 निश्चित रूप से याद रखेगा, सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, एकदम लिखित रूप से बता दे रहा हूं, याद रखेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे लेके आता हूं दोस्तों और अवार्ड से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर आपका ध्यान केंद्रित करता हूं, ठीक है। पहला सवाल याद रखेगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कुल 29 हस्तियों को 28 पुरस्कार दिया जाएगा, 28 पुरस्कार दिया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। अगला है भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण के लिए दोस्तों विशेष जूरी पुरस्कारों किसे दिया गया? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एनएमसीजी को। जी हां दोस्तों, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जी हां दोस्तों, मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए दोस्तों दिया गया, याद रखेगा, एनएमसीजी जिसे आप कहते हैं, इसे दिया गया, ठीक है। अगला है कितने शिक्षकों को हाल ही में राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो टोटल 49 लोग हैं दोस्तों जिन्हें इस बार आईसीटी पुरस्कार दिया गया। हाल ही में बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन बने? तो याद रखेगा, प्रोफेसर दीपक धर जी चुने गए हैं, ये भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। हाल ही में युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता को दिया गया, और नीना गुप्ता को वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार के लिए भी चुना गया। ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन बनी है? तो याद रखेगा, कौन सी बनी है बताइए? सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड सबसे भरोसेमंद कंपनी चुनी गई है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दोस्तों, इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब 83 मूवी में काम करने के लिए रणवीर सिंह को दिया गया, यह भी याद रखेगा। हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो संदीप बख्शी को चुना गया। ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी हैं, इन्होंने नेटवर्थ को उठा करके 2 गुना से ज्यादा कर दिया था। हाल ही में किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआई पुरस्कार जीता है? पिछले साल ये आईसीआई पुरस्कार भेल को दिया गया था, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को। इस बार ये आईसीआई पुरस्कार रेलटेल कंपनी को दिया गया। ये वही कंपनी है जो स्टेशन पर वाईफाई लगाती है। जी हां दोस्तों, रेल वाईफाई का नाम सुना होगा दोस्तों, ये रेलटेल के द्वारा ही लगाया जाता है। और अंतिम सवाल है, हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमय पुरस्कार किसे दिया गया? तो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को दिया गया। यह आपका मुख्य सवाल रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन दोस्तों कहां पे किया गया? जी हां दोस्तों, स्टडी इन इंडिया मीट का उद्घाटन कहां पर किया गया है ये आपको बताना है। लिख रहा है नई दिल्ली में, ढाका में, काठमांडू में या थिम्पू में। नई दिल्ली किसकी राजधानी दोस्तों? तो याद रखेगा, भारत की राजधानी दिल्ली है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो याद रखेगा, ढाका है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है, ठीक है। लासा कहां की राजधानी बताइए? लासा कहां की राजधानी है? तो बताइएगा दोस्तों, तिब्बत का नाम सुना है ना? तिब्बत की राजधानी कहां है दोस्तों? लासा है, याद रखेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछें कि बताइए मुझे नायपीडा कहां की राजधानी? नायपीडा तो बताइएगा दोस्तों, म्यांमार देश की राजधानी क्या है? नायपीडा है। और कोलंबो 2 राजधानियां हैं, याद रखेगा, कोलंबो और एक और है जयवर्धनपुरम कोट्टे, ठीक है, याद रखेगा, जयवर्धनपुरम कोट्टे, याद रखेगा दोस्तों। ये 2 राजधानियां हैं, ये श्रीलंका की राजधानी, ठीक है, श्रीलंका की। खैर ये तो ऐसे मैंने बता दिया। याद रखेगा, जो स्टडी इन इंडिया मीट का आयोजन किया जा रहा है, ये शैक्षिक आदान प्रदान के लिए, शिक्षा के आदान प्रदान के, बेहतर आदान प्रदान के लिए दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया ये ढाका में किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका में इसका आयोजन किया गया है, याद रखेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था कि जो आपका जेएनयू है, ठीक है, जेएनयू जो है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, याद रखेगा, वहां पर एक बंगबंधु चेयर भी स्थापित किया गया था। बांग्लादेश के साथ यही शिक्षा के आदान प्रदान करने के लिए दोस्तों ये किया गया था। इसको पढ़िएगा, ठीक है। 7 मार्च को चटगांव में दोस्तों इस मीट का उद्घाटन भी किया गया, ठीक है, उद्घाटन समारोह भी रहा, वो भी याद रखेगा। बाकी चीजें पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों इवेंट एंड समिट के सवालों पर। हाल फिलहाल में कौन से इवेंट कब किए गए, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन
कहां किया गया, तो याद रखेगा ये ढाका में किया गया। अगला है ओशियन 2022 जो समिट हुआ दोस्तों, ये पहली बार दोस्तों ओशियन समिट का अध्यक्ष था भारत कर रहा है, इसको भी याद रखेगा। 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी, इस सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों, तो मेजबान जो देश है वो भारत है। भारत के अंदर मुंबई में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है, ये भी याद रखेगा। किस केंद्रीय मंत्रालय या संस्थान ने री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया की वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, तो संस्कृति मंत्रालय जो हमारा है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। ब्रुसेल्स में दोस्तों नाटो का मुख्यालय है, याद रखेगा। G20 का शिखर सम्मेलन 2021 वाला तो इटली में था, 2022 वाला ये बाली में होला, इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया जाएगा, और 2023 का जो समिट होगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा, यह भी याद रखेगा। रीइमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो जी किशन रेड्डी जो कि संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्होंने ही किया है। पहले भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिट में कितने देशों ने हिस्सा लिया, तो 5 मध्य एशियाई देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कौन सा है बताइए, लाइन से भूल जाइए, पहले ऐसे याद रखिए। उज्बेकिस्तान है, ठीक है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तजाकिस्तान है, ठीक है। तजाकिस्तान ऐसे तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 है, याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट जो समारोह हुआ, याद रखेगा, गणतंत्र दिवस की संध्या पर 26 जनवरी को मनाया गया गणतंत्र दिवस, उसी की संध्या पर दोस्तों बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ये दिल्ली में किया गया, याद रखेगा। यहीं पर दोस्तों 500 ड्रोन एक साथ दोस्तों ड्रोन शो कर रहे थे आसमान में, जो कि अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो था, ठीक है, वो भी याद रखेगा। 500 नहीं, 1000 ड्रोन शो था, इसमें बढ़ गया था, ठीक है। 500 वाला ड्रोन शो था वो आपके लखनऊ में किया गया था, वो सबसे बड़ा ड्रोन शो माना जाता था, लेकिन उससे बड़ा ड्रोन शो ये वाला हो गया। पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की वर्चुअल जो मेजबानी किया जा रहा था, तो भारत के द्वारा किया जा रहा है, यह भी आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। भारत में कौन कर रहा है, तो मोदी जी कर रहे हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां पे किया गया, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC, जी हां दोस्तों, MWC। पिछले साल भी MWC का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया था, और इस बार भी दोस्तों इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में ही किया गया है, याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, किस लिए किया गया, इसमें मुख्य जो है क्या रहा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या रहा, तो याद रखेगा 5G को बढ़ावा देना। जी हां दोस्तों, पूरे दुनिया में 5G को बढ़ावा देना दोस्तों इसका उद्देश्य रहा, और वैसे भी 2025 तक में, याद रखेगा 2025 तक में, याद रखेगा, वैसे 2022 से अगर आप डेटा उठाएंगे, क्योंकि 2022 है, करा 2022 में 5G अपनाने से वैश्विक स्तर पर 5G कनेक्शन जो है वो 1 बिलियन तक हो जाएगा, और 2025 तक इसमें 5% वृद्धि हो जाएगी, और यह 1 बिलियन से बढ़कर डायरेक्ट 5 बिलियन हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सोचिए 1 बिलियन से 1 बिलियन तक यहां पहुंच रहा है, और यहां 5% वृद्धि हो रही है 2025 में, और यह $5 ट्रिलियन का दोस्तों इतना बड़ा मतलब ये समझ लीजिए एक क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन अब वैश्विक दूरसंचार उद्योग 2025 तक वैश्विक मोबाइल उद्योग में पूंजीगत व्यय जो रहेगा वो $600 बिलियन का निवेश करेगा, और इसको 85% 5G पर खर्च किया जाएगा। मतलब अब 4G से दुनिया बढ़कर कहां जाने वाली है, 5G में आने वाली है, याद रखेगा। और ये GSMA की स्थापना 1995 में किया गया था, इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन में है, यह भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंट एंड समिट में एक सवाल और जोड़ दीजिए कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया, तो अगर ये सवाल आता है तो बताइएगा बार्सिलोना स्पेन में किया गया। स्टडी इन इंडिया मीट का आयोजन दोस्तों ढाका में किया गया, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। ओशियन 2022 का जो समिट हो रहा है यह हमारे भारत में आयोजित किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक सत्र की मेजबानी यह मुंबई करने वाला है। केंद्रीय मंत्रालय के किस संस्थान ने रिमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजन किया है, तो संस्कृति मंत्रालय ने आयोजन किया है, और इसके मंत्री जी किशन रेड्डी इसके समिट का उद्घाटन भी किया गया इनके द्वारा। छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ है, दोनों याद रखेगा, अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया, ब्रुसेल्स में किया गया, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो होगा भारत में होगा, और 2022 में बाली है दोस्तों, वो इंडोनेशिया में है, वहां पर किया जाएगा, ठीक है। ये बता दिया। पहले भारत मध्य एशिया समिट का दोस्तों आयोजन में इसमें कितने देश हिस्सा ले रहे हैं, तो 5 मध्य एशियाई देश हिस्सा ले रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट समारोह ये दिल्ली में मनाया गया। पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की वर्चुअली मेजबानी भारत ने किया, और मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। लिख रहा है 6
6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? जी हां दोस्तों, पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा ले चुके हैं दोस्तों? तो याद रखेगा, अगर देखेंगे आप मतलब टोटल, तो याद रखेगा इसमें 3 ही नाम आता है दोस्तों। एक नाम आता है सचिन तेंदुलकर का, एक नाम आता है सचिन तेंदुलकर का, दूसरा नाम आता है दोस्तों जावेद मियांदाद का, ठीक है, जावेद मियांदाद का, और जो तीसरा नाम आता है दोस्तों वो आता है मिताली राज का। जी हां दोस्तों, मिताली राज का, याद रखेगा मिताली राज का। और यहां जो आपका सही उत्तर है दोस्तों, ये मिताली राज आपका राइट आंसर है। मिताली राज ने इस संदर्भ में अगर बात किया जाए तो चार्लोट एडवर्ड्स को और डेबी हाकले को दोस्तों पीछे किया है। मिताली राज अब तक सबसे मतलब ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली पहली महिला बन चुकी हैं, दुनिया की पहली महिला बन चुकी हैं, तो ये भी याद रखेगा। अगर मिताली राज के ठीक पीछे की बात करें तो याद रखेगा इनके ठीक पीछे कौन है? झूलन गोस्वामी जी हैं, ये भी याद रखेगा। इनके ठीक पीछे कौन है दोस्तों? याद रखेगा झूलन गोस्वामी जी चल रही हैं, तो ये भी याद रखेगा। यहां जो आपका सही जवाब होगा वो होगा मिताली राज, ठीक है। 6 वर्ल्ड कप में दोस्तों अभी तक हिस्सा ले चुकी हैं। कौन कौन से में? याद रखिएगा, सन 2000, फिर 2005, फिर 2009, फिर 2013, फिर 2017, ठीक है, ऐसे करके आइए। देखिए 2000 के बाद 4 साल जोड़िए, मतलब यहां 5वां याद रखेगा, फिर 5 धन 4 9, 9 4 13, 13 4 17 और 17 4 मत करेगा, क्यों? कोविड की वजह से टल गया था। 17 5 22, ठीक है, याद रखेगा। केवल पहले और आखिरी वाले में थोड़ा गैपिंग है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो याद रखेगा इस बार दोस्तों 2022 में जो महिला वर्ल्ड कप होने वाला है ये न्यूजीलैंड में होने वाला दोस्तों, इसे भी आप याद रखेगा, ये अच्छा सवाल है। तो अब इस बार ये 6ठी बार दोस्तों हिस्सा लेने जा रही हैं। चलिए एक बार विमेंस एंड न्यूज के सवाल पढ़ लेते हैं कि हाल फिलहाल में कौन कौन सी महिलाएं चर्चा में रही हैं। महिलाएं, जी हां दोस्तों, महिलाओं, क्योंकि आज है आपका क्या था? आज आपका महिला दिवस चल रहा था, मतलब 8 मार्च को, आज तो 9 तारीख हो गया, 8 मार्च को दोस्तों महिला दिवस था। तो महिलाओं से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हम लोग लेकर आते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ये 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली पहली महिला जो बनी है मिताली राज है, और इंडियन टीम की कप्तान भी है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, हॉकी टीम की कप्तान कौन दोस्तों? तो अभी तक तो दोस्तों अभी वर्तमान में सविता पुनिया है, याद रखेगा। इसके पहले कौन थी? इसके पहले रानी रामपाल थी, लेकिन अभी चोट लगने की वजह से कुछ समय के लिए कप्तानी छोड़ दी हो, तो उनके स्थान पे नया चुना गया, सविता पुनिया को कप्तान चुना गया है, वरना रानी रामपाल आपका सही जवाब होता है, ठीक है, याद रखेगा, भूलिएगा मत। अगला है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है, ये स्पेशली दोस्तों गुड़गांव के लिए नियुक्त किया गया, हरियाणा गुरुग्राम के लिए। यहां तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया दोनों बहन हैं, इनको नियुक्त किया गया है। हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया दोस्तों? तो कला रामचंद्रन इनका नाम है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति दोस्तों किसे बनाया गया? तो दोस्तों सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में, वहां से चलकर आई शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। जी हां दोस्तों, इनको जेएनयू का कुलपति चुना गया। जेएनयू में पहली बार किसी महिला कुलपति को अपॉइंट किया गया है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे जगदीश कुमार जी पहले यहां थे, बाद में हट गए जगदीश कुमार जी, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार दोस्तों किसने जीता? तो ये भारत की रहने वाली दोस्तों नवदीप कौर ने जीता है, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? मिसेज वर्ल्ड की बात कर रहा है यूनिवर्स ने। मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज संधू जो चंडीगढ़ की रहने वाली, उन्होंने जीता है। बट मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है साइलिन फोर्ड ने। किसने? साइलिन फोर्ड ने जीता है। करा हाल ही में दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? इनका नाम है कैप्टन हरप्रीत चंडी। क्या नाम है? कैप्टन हरप्रीत चंडी। फॉर्च्यून इंडिया ने किसे भारत की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में चुना है? तो याद रखेगा भारत की सबसे शक्तिशाली महिला है भारत की क्या, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पहला स्थान, दूसरा स्थान नीता अंबानी का और तीसरा स्थान सौम्या स्वामीनाथन का है। ये तीनों याद रखेगा, तीनों अच्छे सवाल हैं। करा भारत के किस राज्य की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मतिल्दा कुल्लू को दोस्तों फोर्ब्स ने दोस्तों सबसे जो है ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया? तो उड़ीसा की रहने वाली महिला है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये सभी अच्छे सवाल है, इनको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। करण निम्नलिखित में से जो असत्य कथन है, जो गलत कथन है, जरा उसकी पहचान करिए। लिख रहा आईसीसी जो महिला विश्व कप होने वाला है 2022 में न्यूजीलैंड में होने वाला, क्या है बात सत्य है? जी हां, ये तो आपका सत्य है। ये कथन क्या हो जाएगा? ये तो आपका सत्य कथन है, आपको असत्य बताना है, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप जो हो रहा है इसका 12वां संस्करण हो रहा है। जी हां दोस्तों, याद रखेगा इस बार यह आईसीसी वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण है। फाइनल मैच हेगले ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा, यह भी कथन सत्य है। और जो आखिरी लिख रहा दोस्तों, इसमें 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो याद रखेगा 9 टीम का नाम आपके सामने लिख रहा है। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वेस्ट इंडीज है, अफगानिस्तान की टीम नहीं है दोस्तों, याद रखेगा। तालिबानी से छुट्टी नहीं मिल रही, ये टीम
कहां बनेगी? तो यहां जो 9 टीम लिखा दोस्तों, 9 की जगह 8 हो जाएगा, और यही आपका क्या था? असत्य कथन है। इसीलिए क्या हो जाएगा? यहां कथन 4 क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसी तरह के सवाल देखिए बनते हैं। स्टडी 91 के साथ लगे रहिए। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, प्लीज आपसे निवेदन है एक बार लाइक जरूर करें, ठीक है, लाइक करें। किसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर जुड़े हैं आप तो शेयर भी जरूर करें। जो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये उसी का डिटेल आपको दिया गया, आप एक बार फिर से इसको रीड कर लीजिए। मैं आपको लेके चलता हूं खेल से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर कि भाई हाल फिलहाल में करंट अफेयर में खेल से जुड़े कौन कौन से सवाल अभी चर्चा में रहे हैं, जरा उन सवालों पर नजर डालिए। तो पहला हो गया कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, ये 12वें नंबर का वर्ल्ड कप है, न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, ये सब याद रखेगा, ठीक है। ये अच्छा सवाल है। कहां चला गया भाई? ठीक है, चलिए आ गया, कोई भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कभी टेक्निकल इशू है, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों आईएसएसएफ। जी हाँ दोस्तों, आईएसएसएफ की बात कर रहा है, आईएसएसएफ, ठीक है। कर रहा आईएसएसएफ ने विश्व कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में दोस्तों भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा 2 गोल्ड, जहां पिस्टल की बात आएगी 2 गोल्ड 1 सिल्वर, 2 गोल्ड 1 सिल्वर जीता है। वहीं दोस्तों याद रखिएगा जो 73वां स्टैंड मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट चल रहा था दोस्तों, इसमें भारत ने 2 गोल्ड जीता, बॉक्सिंग वाले में 2 गोल्ड जीता और 1 कांस्य पदक जीता, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहां पे सिल्वर पदक है, यहां पे कांस्य पदक। याद रखेगा बॉक्सिंग हुआ तो कांस्य पदक जीता, और पिस्टल की बात आ जाएगी तो सोना चांदी आ गया हाथ में। पिस्टल मतलब सोना चांदी, बॉक्सिंग मतलब सोना और तांबा, याद रखेगा, भूलिएगा मत, ठीक है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसे आप आईएसएसएफ कहते हैं, इसमें पुरुषों की 10 मीटर प्रतिस्पर्धा में दोस्तों किसने जीता है? तो याद रखेगा सौरभ चौधरी ने जीता था, ये भी याद रखेगा। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का फाइनल हुआ दोस्तों, और ये सेशन, ये 8वां सीजन था, इसे किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। किसे हराया है? तो पायरेट्स पटना को हरा करके, ठीक है, दबंग दिल्ली ने जीता है। किसे हराया दोस्तों? तो याद रखेगा पायरेट्स पटना को, पायरेट्स पटना को हराया है दबंग दिल्ली ने, ये भी याद रखेगा, ठीक है। करा 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन दोस्तों कहां पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन वियतनाम देश में किया जा रहा है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सिल्वर मेडल ही सही, बट पहली भारतीय महिला बनी है, इनका नाम है पूजा जातियान। क्या नाम है? पूजा जातियान। हाल ही में मैक्सिकन ओपन का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। इसके पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, वो भी राफेल नडाल ने जीता था, दोनों याद रखेगा। वुशु स्टार्ट चैंपियनशिप दोस्तों, यह किस महिला ने जीता है? गोल्ड मेडल। जी हां दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता है सादिया तारिक, इनका नाम है। मोदी जी ने ट्वीट करके बधाई भी दिया। किस भारोत्तोलक ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है? तो मीराबाई चानू ने, जो कि इस बार के पैरालंपिक में भी दोस्तों अपना झंडा गाड़ के आई थी, यहां भी याद रखेगा उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। याद रखेगा स्टडी 91 का जो बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा, मतलब जबरदस्त, वो चल रहा है दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का बैच। एक बार आप भरोसा कीजिए, आके ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। इसके अलावा जो हमारा और भी टॉप सेलिंग कोर्स है, जिसमें हमारी लेखपाल की बैच चल रही दोस्तों, और वीडियो क्लास चल रहा है, वीडियो की बैच चलाई जा रही है। पुलिस एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी किया जा रहा है, कराया जा रहा है। इसके अलावा सुपर टेट जो बैच है दोस्तों, ये भी बहुत ही शानदार सा बैच है, आप इसके लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और हिंदी इंडिविजुअल का बैच तो क्या कहना, आके ज्वाइन कर लीजिए, समय मत वेस्ट करिए, अभी भी कह रहा हूं आपसे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। करा भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक, ये कहां पे हुआ दोस्तों? भारत अमेरिका की बैठक, अभी जो सैन्य सहयोग बैठक हुआ, ये कहां पर हुआ? मतलब आपके दिमाग से एकदम हटके जवाब है इसका। जी हां दोस्तों, याद रखेगा अमेरिका की बैठक न्यूयॉर्क में नहीं, गोवा पणजी में नहीं, अहमदाबाद में नहीं, यह बैठक हुई है आगरा में, ठीक है। अगर हम यहां बात करें दोस्तों अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में दोस्तों अभी डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। किसका? डिफेंस एक्सपो का दोस्तों यहां पे आयोजन किया गया था 2022 में। जी हां दोस्तों, पहले तो फरवरी में होना था, बाद में डिसाइड हुआ कि मार्च में आयोजित किया जा रहा है, तो मार्च 2022 में इस डिफेंस एक्सपो का आयोजन भारत में अहमदाबाद में किया गया था। बट जो आज का सवाल है कि भारत अमेरिका के बीच में यह सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन कहां पर किया गया, तो याद रखेगा आगरा में किया गया। आगरा उत्तर प्रदेश में दोस्तों इसका आयोजन किया गया, जिसमें
भारत की तरफ से अध्यक्षता कर रहे थे कौन? एयर मार्शल बी आर कृष्णा। जी हां दोस्तों, एयर मार्शल बी आर कृष्णा ने अध्यक्षता किया। वहीं दोस्तों चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू चेयरमैन चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन डी स्लेंका, ठीक है, इन्होंने भी दोस्तों हिस्सा लिया अमेरिका की तरफ से। और एक बैठक हुई, यह बैठक तब हुई जब रूस और यूक्रेन के बीच में इतनी ताबड़तोड़ लड़ाई चल रही है। और आप देख रहे होंगे कि कैसे रूस का जो झुकाव है वो भारत की तरफ थोड़ा ज्यादा है। भारत को लेकर के रूस दोस्तों बड़ा ध्यान से काम कर रहा है। यहां तक कि जो भारतीय छात्र थे वहां पर रूस ने अपनी लड़ाइयां बंद कर दी। तो एक गजब का सहयोग देखने को मिला है कि रूस जैसे महाशक्ति, इतना बड़ा देश अगर भारत का सहयोग कर रहा है तो इसका मतलब जो हमारी विदेशी कूटनीति है उसमें बड़ा ही दम है। और ये दम सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से है, वह नाम है नरेंद्र मोदी। मतलब मानना तो होगा, एक सैल्यूट बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। डिफेंस से जुड़े कुछ अच्छे सवाल लिख रहा, भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन कहां पे हुआ है? तो याद रखेगा आगरा में हुआ है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने किस मिशन को शुरुआत किया है? तो मिशन गंगा चल रहा था दोस्तों। और बहुत सारे मतलब लगभग 17,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित तरीके से दोस्तों वहां से निकाला गया यूक्रेन से, यह भी याद रखेगा। कर भारत किस देश के साथ पूर्व धर्म गार्जियन अभ्यास कर रहा है? तो भारत जापान देश के साथ यह अभ्यास करता है, याद रखेगा। करा किस देश ने भारतीय वायुसेना एक्स कोबरा वॉरियर शुरू किया है? तो एक्स कोबरा वॉरियर भारतीय वायुसेना अभ्यास करती है यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ, याद रखेगा। करा भारत और किस देश ने ईस्टर्न ब्रिज 6 वायु अभ्यास किया है? ओमान देश के साथ। ओमान की राजधानी मस्कट है। हाल ही में किस देश ने भारत के सभी अनुबंधित 70,000, जी हां दोस्तों 70,000 असॉल्ट राइफल सौंप दिया है? वैसे जो यहां पर संधि हुआ था यह हुआ था 6,70,000 असॉल्ट राइफल के लिए। 70,000 तो हमको वहां से मिल रहा था, रूस देश से मिल रहा है। 6 लाख दोस्तों हमारे देश में बनाया जाएगा, यही रायबरेली में दोस्तों बनाया जाएगा, याद रखेगा। AK-203 असॉल्ट राइफल, 70,000 राइफल हमें रूस से मिल चुके हैं। नाटो सदस्य देशों का समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 22 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन आपके भूमध्य सागर में हो रहा है। दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को दोस्तों किस ज्योति में मिला दिया गया? तो याद रखेगा यह ज्योति 1971-72 के दौरान जलाई गई थी, तब से लगातार ये चल रही थी, लेकिन अभी इसको मिला दिया गया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लौ में। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लौ में। हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा, देखिए चाहे ऑपरेशन सर्द हवा पूछे चाहे ऑपरेशन गर्म हवा पूछे, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे आप BSF के नाम से जानते हैं उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रक्षा समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ एक रक्षा समझौता किया है चीन की प्रशांत महासागर में बढ़त को रोकने के लिए। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने एक पर्यटन समझौता भी किया है, उसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्लिनेक्स 2022 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया है? यह आपको बताना है। स्लिनेक्स नाम का नौसैनिक अभ्यास, याद रखेगा। स्लिनेक्स नाम का नौसैनिक अभ्यास भारत करता है श्रीलंका देश के साथ। जी हां दोस्तों, श्रीलंका, स्लिनेक्स नाम का श्रीलंका के साथ करता है। जबकि सिम्बेक्स अगर पूछे, सिम्बेक्स, तो याद रखेगा सिम्बेक्स जो अभ्यास है वो सिंगापुर के साथ चलता है। ठीक है, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत करता है ऑसिनडेक्स अभ्यास। कौन सा? ऑसिनडेक्स अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। ठीक है, और वहीं जापान के साथ दोस्तों भारत करता है जिमेक्स नाम का अभ्यास। क्या? जिमेक्स अभ्यास करता है। तो इस तरह का दोस्तों आप चीजें याद रखेगा। ठीक है, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेगा। इसी तरह कॉप साउथ 22 बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में भी एक अभ्यास हुआ था। यहां पर जो आपका सही जवाब है यह श्रीलंका आपका क्या है? सही जवाब है। श्रीलंका भारत के आधार कार्ड की तर्ज पर दोस्तों एक यूनिटरी आइडेंटिटी कार्ड बनाने वाला है या बना रहा है, उसको भी आप याद रखेंगे। और 2022 के अंत तक यह कहा गया कि श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर भी है, तो यह भी आप याद रखेगा। ठीक है, फिलहाल डिफेंस से जुड़े कुछ अच्छे सवाल फिर से आपके सामने आ चुके हैं, तो एक बार आप देख लीजिए। तो स्लिनेक्स अभ्यास याद रखेगा श्रीलंका के साथ होता है, जबकि सिम्बेक्स पूछता तब आप बताते कि सिंगापुर के साथ होता है। और ये जो भारत अमेरिका के बीच में एक सैन्य सहयोग बैठक हुई है, यह आपके आगरा में हुई है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ठीक है, पूर्व धर्म गार्जियन अभ्यास भारत जापान के साथ करता है। और एक्स कोबरा वॉरियर यह भारत यूके के साथ करता है। ईस्टर्न ब्रिज 6 जो अभ्यास है दोस्तों ये ओमान देश के साथ भारत ने किया। और असॉल्ट राइफल जो दोस्तों AK-203 70,000 राइफल्स हमें रूस से मिल चुके हैं। 6 लाख राइफल
और अभी भारत के अंदर बनाए जाएंगे। टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 6,70,000 राइफल का था, ये भी याद रखेगा। हाल ही में नाटो सदस्य देशों ने एक अभ्यास किया, नेपच्यून स्ट्राइक 22। यह अभ्यास आपके भूमध्य सागर में किया गया। दिल्ली के इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति थी उसको मिला दिया गया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में। जी हां दोस्तों, याद रखेगा। ऑपरेशन सर्द हवा यह बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है और चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ अभी एक रक्षा समझौता किया है। ये डिफेंस से जुड़े सवाल थे, इनको भी दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। करा 8 मार्च को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? जी हां दोस्तों, जरा बताइए। 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो मनाया गया। आपने नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में पढ़ लिया, आपने राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पढ़ लिया जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन मुझे बताइए कि 8 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, इसकी थीम है जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। जी हां दोस्तों, जेंडर इक्वेलिटी मतलब आज लैंगिक समानुपात होना चाहिए दोस्तों, याद रखेगा। मतलब जो लैंगिक अंतराल देखने को मिलता है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमारे अच्छे कल के लिए, ठीक है। ये इस बार 2022 के लिए दोस्तों क्या था, इस बार थीम था। वहीं महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना है, 2021 का थीम था, ये भी याद रखेगा, ठीक है। नारी ही परिवार और समाज की केंद्र बिंदु है दोस्तों, ये एक अच्छा कथन है, बट यहां थीम से कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं समाज की वास्तविक वास्तुकार होती हैं, यह भी एक अच्छा कथन है, बट ये थीम नहीं है। थीम यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो आपका सही जवाब है, इसको याद रखेगा। बाकी नारी शक्ति पुरस्कार दोस्तों आप जरूर याद रखेगा, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल इस बार नारी शक्ति पुरस्कार से बनने तय हैं, ठीक है। एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों कि मार्च के लिए जो महत्वपूर्ण दिवस हैं कौन कौन से हैं। तो नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस 1 तारीख को मनाया जाता है। सिविल लेखा दिवस 2 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस याद रखेगा, यह 3 तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डे और कौन सा मोटापा दिवस, ये आपका 4 तारीख को मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF दिवस जो है दोस्तों याद रखेगा, CISF दिवस ये आपका 6 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस ये 7 तारीख को और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये आपकी 8 तारीख को मनाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके मार्च से जुड़े कुछ अच्छे दिवस हैं जिन्हें आप ध्यान रखिएगा। आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे नए नए दिवस आपको देखने को मिलेंगे। अगला लिख रहा है वर्ष 2018, 19 और 20, 21, साथ ही साथ दोस्तों 19, 20 भी लिखेगा। 19, 20 के लिए थोड़ा सा चेंज करके सवाल था, इसलिए मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है। इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? राजभाषा पुरस्कार दोस्तों जो दिया गया है इस बार दिया गया ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। किसे दिया गया? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को दिया गया, ये भी याद रखेगा, ठीक है। बाकी कोल इंडिया लिमिटेड याद रखेगा, ये सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद कंपनी के रूप में दोस्तों इसे चुना गया। सबसे भरोसेमंद कंपनी के रूप में दोस्तों इसे चुना गया, याद रखेगा। नहीं, एक बार, हाँ ठीक है, इसको याद रखेगा। एक दोस्तों आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड दोस्तों याद रखेगा 2021 में दोस्तों याद रखेगा। भेल जो कंपनी है जिसे आप भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहते हैं, भेल को दोस्तों दिया गया था ICAI पुरस्कार। कौन सा? ICAI पुरस्कार। कौन सा? ICAI पुरस्कार दिया गया था, यह भी याद रखेगा। इस बार दोस्तों 2022 के लिए जो ICAI पुरस्कार दिया गया, ठीक है, वो किसे दिया गया? वो दिया गया आपका रेलटेल कंपनी को। किसे दिया गया? रेलटेल कंपनी को दिया गया, यह भी याद रखेगा। बाकी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे आप गेल के नाम से जानते हैं, याद रखेगा। गेल जो है हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए, गेल जो है हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए दोस्तों एक संयंत्र स्थापित कर रहा है इंदौर में, ये अभी चर्चा में चल रहा था, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जो सही जवाब है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड, जिसे इस बार इस्पात राजभाषा पुरस्कार के रूप में चुना गया है। ये इससे जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद में। मैं आपको अवार्ड से जुड़े कुछ अच्छे सवाल बता देता हूं, ज्यादा अच्छा वो आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो अवार्ड से जुड़े जो अच्छे सवाल है सुनिएगा। ये राजभाषा जो पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया किसे? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दोस्तों कुल 28 पुरस्कार 29 हस्तियों को दिया गया। नारी शक्ति पुरस्कार वितरित किया गया, याद रखेगा। करा है भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों में 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार किसे दिया गया? यह दिया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को, NMCG को दिया गया। कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार यानी आईसीटी पुरस्कार दिया गया। तो आईसीटी पुरस्कार कुल 49 शिक्षकों को दिया गया। बोल्ट्जमान मेडल जो दिया गया पहली बार किसी भारतीय को दिया गया, प्रोफेसर दीपक धर को दिया गया जो कि भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। युवा गणतज्ञों का रामानुजन पुरस्कार ये नीना गुप्ता जी को दिया गया। भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी जो सार्वजनिक क्षेत्र की है उस कंपनी को चुना गया जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सबसे बेहतरीन एक्टर का खिताब दिया गया रणवीर सिंह को। ये 83 मूवी में काम करने के लिए उन्हें दिया गया, ठीक है। और आखिरी सवाल है, हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब ये संदीप बख्शी को दिया गया जो कि आईसीआई बैंक के चेयरमैन हैं और इन्होंने नेटवर्थ को उठा करके दोगुना से ज्यादा कर दिया, ठीक है। ये भी याद रखेगा। चलिए आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। हाल ही में रूसी सेना द्वारा यूरोप के किस सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया गया? जी हां दोस्तों, अपने नियंत्रण। यहां पे दोस्तों चार्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो यह दोस्तों पहले से क्लोज था, ठीक है। एक हादसा हुआ था दोस्तों, उस हादसे के बाद इस चार्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर दिया गया। बाकी के जो नीचे के दो हैं दोस्तों, अभी ये आपकी यूक्रेन देश में है लेकिन रूस यहां तक अपनी पहुंच नहीं बना पाया था। यहां पर जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो दोस्तों इसी में रूस की लड़ाई थी और रूस ने इसको थोड़ा आग भी लगा दिया था, चर्चा में चल रहा था न्यूज में, ठीक है। याद रखेगा, इस पर रूस ने क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया जो कि यूक्रेन में स्थित था, ठीक है। जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका सही हो जाएगा। वैसे कब्जा तो दोस्तों चार्नोबिल पे भी हो गया था लेकिन चार्नोबिल क्योंकि एक क्लोज परमाणु रिएक्टर है इसलिए इसकी बात मत करिए। यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो जपोरिजिया होगा, याद रखेगा। बाकी खमेल्स्की ये भी है और रिवने, ये दोस्तों एक अलग से सिटी भी है, याद रखेगा। ये अपनी सिटी के नाम पर इसका नाम रखा गया है तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी रूसी सेना के द्वारा यूरोप में जो सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र था जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसको अपने नियंत्रण में रूसी सेना ने ले लिया है। इस घटना अच्छा लेते समय दोस्तों जो बमबारी हुई, ठीक है, बमबाजी हुई, उसमें दोस्तों कुछ इसको लॉस भी हुआ, यहां आग लग गया था जिसके लिए दोस्तों एक आपात बैठक भी बुलानी पड़ी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, वो भी याद रखेगा, ठीक है। करा ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये यूक्रेन में नीपर नदी है दोस्तों, उस नीपर नदी के तट पर स्थित है जो कि विवादित डोनबास क्षेत्र से केवल 200 किलोमीटर की दूर पर है, जहां पर रूस समर्थित अलगाववादी और यूक्रेनी सेना के बीच ये लड़ाई चल रही थी, ठीक है। इन सब चीजों को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं थोड़ी सी बातें इस चार्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर। याद रखेगा 1986 में एक ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से इस परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिया गया था, ठीक है। और वहां पर दोस्तों रेडिएशन की वजह से दोस्तों बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, कुछ लीकेज हो गया था। कहा गया कि वहां पर अकुशल लोग, अनस्किल्ड लोग दोस्तों वर्क कर रहे थे जिसकी वजह से उन लोगों को ज्ञान नहीं था कि यह दुर्घटना कितनी भयानक रूप ले सकती है, ठीक है। इसलिए ऐसा हुआ। दुर्घटना की रात विस्फोट के कारण चार्नोबिल संयंत्र के 2 श्रमिकों की तत्काल मृत्यु हो गई। बाकी विकिरण से दोस्तों 28 से 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 3.5 लाख लोगों को वहां से जो है निकाला भी गया। आज भी वो एक खतरनाक एरिया माना जाता है। अगर दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात आ गई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जरा उनका नाम देख लीजिए। एक तो रावत भाटा राजस्थान में, दूसरा तारापुर महाराष्ट्र है, तीसरा कुडनकुलम तमिलनाडु है, चौथा काकरापारा गुजरात है, पांचवां कलपक्कम तमिलनाडु है, छठा आपका नरौरा है जो उत्तर प्रदेश में है और सातवां आपका कैगा कर्नाटक है। ये वर्तमान में जो भारत के अंदर चल रहे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इनके अलावा बहुत सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र ऐसे हैं जो अभी काम चल रहा है। जैसे अभी हाल ही में आपने एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में पढ़ा होगा, जैतापुर में स्थित है। जी हां दोस्तों, जैतापुर दोस्तों महाराष्ट्र में है। याद रखेगा, इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बनाने के लिए भारत ने जो सहयोग, भारत के साथ जो सहयोग कर रहा है वो देश कौन सा है? फ्रांस है। और जैतापुर में दोस्तों 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं एक साथ। कितना? 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों यहां लगाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन बन जाएगा? जैतापुर बन जाएगा। बट अभी ये निर्माणाधीन है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं दोस्तों, देश विदेश से कुछ अच्छे सवालों को पढ़ते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला ये हो गया दोस्तों कि रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े, या कह दीजिए कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर अपना कब्जा कर लिया जिसका नाम है जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यूक्रेनी सेना
ने तुर्की सेना से रूसी जहाजों की आवाजाही के लिए दोस्तों एक प्रोटोकॉल था दोस्तों, उस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपेक्षा किया है। ठीक है, वो कौन सा प्रोटोकॉल है तो याद रखेगा उस प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रो कन्वेंशन। ठीक है, मॉन्ट्रो कन्वेंशन। मॉन्ट्रो कन्वेंशन वैसे भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय तुर्की देश के द्वारा लागू किया गया था, एक बार फिर से इसे लागू करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, हाल ही में समाचारों में रहा फिनलैंडीकरण जो शब्द है इसका संबंध किससे है तो याद रखेगा एक शक्तिशाली देश के द्वारा एक छोटे देश के, एक कमजोर देश के ऊपर दोस्तों नियंत्रण करना, यह क्या कहलाता है, फिनलैंडीकरण कहलाता है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को दुनिया के सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया गया, इसका नाम है एंटोनो 225 मारिया। एंटोनो 225 मारिया दोस्तों इसका नाम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान था जिसे नष्ट कर दिया गया। ठीक है, चर्चा में रहा नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है, यह गैस पाइपलाइन योजना है जो जर्मनी को बाल्टिक सागर होते हुए रूस से जोड़ती है, याद रखेगा। इस तरह की एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी चल रही थी जो यूक्रेन से गुजरती हुई एक पाइपलाइन योजना है, वो भी याद रखेगा। करा रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन चर्चा में रहा, तो रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा था उसी में बाबुस्का बटालियन चर्चा में रहा। हाल ही में यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 कर रहा दोस्तों, तो कोप साउथ 22 ये आयोजन अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ किया है, याद रखेगा। किस देश ने पर्यटन में द्विपक्षीय समझौतों के लिए भारत ने किसके साथ जाके समझौता किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। और ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ एक रक्षा समझौता भी साइन किया है, उसे भी याद रखेगा। आखिरी है भारत की आधार की तर्ज पर दोस्तों कौन सा देश एक अलग से यूनिफाइड आइडेंटिटी कार्ड बनाने वाला दोस्तों एक आधार कार्ड की तर्ज पर दोस्तों बन रहा है, यह आपके श्रीलंका देश में बनाया जा रहा है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, तो यह भी आपके लिए अच्छे सवाल हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्स हैं दोस्तों, जिसमें लेखपाल हो गया, यूपी पुलिस हो गया और वीडियो की परीक्षा के लिए बैच हो गया, हिंदी इंडिविजुअल का बैच तो कसम से एकदम ही लीक से हटकर चल रहा है दोस्तों। एक बार आप ज्वाइन करिए, फिर आप देख पाएंगे कि कैसे ऑनलाइन कोर्स चलाए जाते हैं और कितने बेहतरीन तरीके से स्टडी 91 की टीम वर्क कर रही है, आपकी मदद कर रही है। ठीक है, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।